नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। और आज सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक बधाई। नया साल आपके और आपके परिवारजनों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने एक लास्ट वीडियो में आपके साथ फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर सब्सिडी के रिगार्डिंग टॉपिक डिस्कस किया था कि किस प्रकार से भारत के अंदर उर्वरकों का जो प्रयोग है वो ना कि केवल किसान के लिए बल्कि हमारी सरकार के ऊपर भी एक वित्तीय बोझ बनकर जो है हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के द्वारा किस प्रकार से भारतीय सरकार चाहती है कि किसानों का जो उत्पादन है वो भी बना रहे, हमारे पर्यावरण के अंदर एक जो आपका समन्वय है या ये कह सकते हो हमारा पर्यावरण बिना प्रदूषित हुए, और हम कैसे एक इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन गेन कर सकते हैं खेतों से। तो इसको लेकर सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, और इसके साथ साथ जो आईसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में बहुत सारी रिकमेंडेशंस रिकमेंड की गई है, जिनके तहत हम आपका इफेक्टिव प्रोडक्शन कर सकते हैं और बिना किसान को नुकसान पहुंचाए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना किसान की लागत बढ़ाए। तो चलिए आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार चाहती है कि हमारी मिट्टी जो है उसकी हेल्थ को प्रमोट करते हुए उसमें एक आपका न्यूट्रिएंट बैलेंस, क्योंकि आपको पता है आपका जितने भी पौधे हैं उन सभी को ग्रो करने के लिए, आपकी फसलों को उत्पादित करने के लिए हमारी मिट्टी के अंदर महत्वपूर्ण तत्वों का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होना आपकी मिट्टी में जरूरी है, तो उसके लिए बेहतर स्वास्थ्य भी होना जरूरी है। और एक बात और याद रखना, हमारी मिट्टी में कितना बेहतर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारी मिट्टी की जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो कितनी बेहतर है। तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो इसमें यही चाहते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए, हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबल वे से बढ़ाते हुए और हमारा इकोसिस्टम हम बैलेंस सिस्टम में रखते हुए कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें सरकार के द्वारा रिकमेंड किए जा रहे हैं कि हम यहां पर न्यूट्रिएंट को बैलेंस मेंटेन करते हुए, हमारी सॉइल के अंदर जो लगातार आपकी डिग्रेडेशन हो रही है उसको मेंटेन करते हुए, हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर जो नाइट्रेट कंटेमिनेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करते हुए कैसे हम उत्पादन को इंक्रीज करें। इसके अलावा आईसीआर ने यहां पर रिकमेंड की है सॉइल टेस्ट बेस्ड बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट थ्रू द कंजुगेटिव यूज ऑफ बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सोर्सेज। यानी कि हमारे आईसीआर के द्वारा भी रिकमेंड किया गया है कि हम आपके समेकित जो न्यूट्रिएंट का प्रयोग है या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट यूज है, मैनेजमेंट है, उसको प्रयोग में लाते हुए हमारे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उन दोनों को बेहतरीन तरीके से बैलेंस्ड रूप में प्रयोग में लाते हुए, क्योंकि देखो होता क्या है, ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से ही यानी कि मैन्योर या फिर आपके जो ग्रीन मैन्योर्स हैं या बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनको प्रयोग करके केवल आपकी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आज के समय की जरूरत है कि हमें फर्टिलाइजर्स या उर्वरक का प्रयोग करना पड़ेगा अगर हम फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने कंप्लीटली उसको अवॉइड कर दिया या कंप्लीटली हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो गए तो एक निश्चित समय के अंदर हमारी जो आज की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, की जो फूड की रिक्वायरमेंट है उनको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि इसमें एक बैलेंस्ड यूज जो है वो करना जरूरी है। अच्छा, अगर हम कंप्लीटली आपके इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो इससे क्या होगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जो कि आज के समय हमारे मिट्टी के अंदर हो भी चुका है और हमारे किसान की लागत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा खतरा जो है मंडरा रहा है। और हमारी भारतीय सरकार के द्वारा फर्टिलाइजर्स के रूप में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सिडी दी जा रही है आफ्टर फूड सिक्योरिटी। तो अब ये देखिए कि कितना बड़ा बोझ हमारे ऊपर या हमारे देश के ऊपर है और कितना बड़ा खतरा है। तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि हम इसको एक बैलेंस्ड रूप में प्रयोग में लेकर आएं। तो यहां पर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनकी बात आती है, जैसे मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्योर या इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू, जो साइक्लिंग है आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, उसको मैनेज कर पाएं। इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी बात है कि हमारे जो 4 आर हैं उनको फॉलो किया जाए। अब ये 4 आर क्या है, तो इसका मतलब है आपका राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट मोड एंड राइट
राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। देखिए एक बात को समझने की कोशिश करिएगा, जब भी हम लोग आपके खेतों में उर्वरकों को डालते हैं तो आपकी राइट डोज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब इसका मतलब क्या है, आपको पता होगा जैसे हम आज प्रेजेंट टाइम में न्यूट्रिएंट्स की एक एक्स्ट्रा अमाउंट खेतों में डालते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लागत बढ़ रही है। दूसरा, हमारे खेतों के अंदर हम लोगों ने असमय आपके उर्वरक को डालना स्टार्ट कर दिया है, तो एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है तभी डालना जरूरी है, तो वो आपका टाइम आ जाता है राइट टाइम। ठीक है, तो यहां पर एक समय के ऊपर जितनी डोज जरूरत है उतनी ही, और इसके साथ यहां पर नेक्स्ट हमारे है राइट मोड एंड राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि हम कौन से मेथड के द्वारा, राइट मेथड कह सकते हो, राइट मोड कह सकते हो, एक ही बात है। और नेक्स्ट आपका है राइट फर्टिलाइजर। अब देखो ये भी बात बहुत जरूरी हो जाती है कि हम लोग यहां पर मेथड, जैसे आजकल प्रेजेंट टाइम में आपको रिकमेंड किया जाता है कि जब हम फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग मत किया जाए, उनकी जो बैंड प्लेसमेंट है वो करें ताकि रूट जोन में ही इफेक्टिवली अप्लाई किया जाए। और अब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो काफी हद तक न्यूट्रिएंट्स आपके लीज डाउन कर जाते हैं या रन ऑफ लॉस उनका हो जाता है। दूसरा, हम यहां पर राइट फर्टिलाइजर, यानी कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मिट्टी अगर एसिडिक है तो उसमें एसिडिक फर्टिलाइजर्स को हम लोग अवॉइड करेंगे। हमारी फसल ऐसी है जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स का उसके अंदर सूटेबल अगर प्रयोग नहीं किया गया तो उसकी वजह से उसमें नुकसान हो सकता है, तो उनको प्रयोग में ना लाया जाए। यानी कि एक उपयुक्त फर्टिलाइजर ही आपके खेतों में डाला जाए, जिससे ना तो आपकी मिट्टी के पीएच के ऊपर कोई फर्क पड़े, हमारी जो ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर फर्क ना पड़े, फसल के उत्पादन के ऊपर भी कोई फर्क ना पड़े, और आपका एक बैलेंस्ड सिस्टम वहां पर बना रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि एक राइट फर्टिलाइजर भी हमें चूज करना होगा, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ प्रेजेंट टाइम में आपको पता होगा भारतीय सरकार के द्वारा समय समय पर और आईसीआर के द्वारा जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा कोशिश की जाती है कि किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए, उनको फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाएं, और आपके जो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स नए आ रहे हैं मार्केट में उनके द्वारा उनके बारे में समझाया जाए, ताकि किस प्रकार से किसान अपने आमदनी को इंक्रीज कर सकते हैं उन जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं उनको इफेक्टिवली यूज करते हुए। इसके साथ में यहां पर आईसीआर रिकमेंड कर रहे हैं सोइल टेस्टिंग बेस्ड आईएनएम एंड स्प्लिट एप्लीकेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अब देखो सबसे ज्यादा भारत के अंदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का प्रयोग में आपका उपयोग लाया जाता है, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का मतलब है जैसे यूरिया, सबसे ज्यादा हम लोग यूरिया को प्रयोग में लाते हैं। तो यहां पर रिकमेंड कर रहे हैं कि पहली बात तो है इनको हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तहत अप्लाई करें, मतलब एक केवल आपकी यूरिया को ही अप्लाई ना किया जाए बल्कि ग्रीन मैन्योर्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है उनको प्रयोग में ला सकते हैं, हमारी ऐसी फसलों को प्रयोग में ला सकते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर, या फिर आपकी मिक्स क्रॉपिंग के रूप में, इंटर क्रॉपिंग के रूप में, जिनके अंदर आपके नोड्यूल्स बनते हैं, यानी कि लेग्यूमिनस क्रॉप कह सकते हो। इसके साथ आपका जो एनवायरमेंटल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो फिक्सेशन फॉर्म में आपका सोइल में आएगा, तो वहां पर सोइल की जो प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है वो बढ़ेगी। और साथ में यहां पर अगर हम ग्रीन मैन्योर्स को ग्रो करवाते हैं, लेग्यूम्स को ग्रो करवाते हैं, तो वो हमारी मिट्टी के अंदर एड ऑन होकर एज ए आपके ऑर्गेनिक मैन्योर को या फिर ऑर्गेनिक मैटर को भी इंक्रीज करती है, ऑर्गेनिक कार्बन को भी इंक्रीज करती है, जो कि हमारी सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज तीनों को बैलेंस करने में हेल्प कर रही है। साथ में हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हमारे जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको एक ही टाइम में अप्लाई ना किया जाए। आपने देखा होगा हमारी फसलों के अंदर ज्यादातर 3 स्प्लिट डोज में अप्लाई किया जाता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को। पहला उसकी बेसल डोज के तौर पर जो हाफ आपका 50% होता है, बाकी जो रिमेनिंग 50% है उसको 25% के रूप में 2 बार आपका अप्लाई किया जाता है। तो अब यहां पर यह जरूरी इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आपको पता होना चाहिए टाइम के बाद लीचिंग लॉस उसका देखने को मिलता है, वोटलाइजेशन लॉस उसका देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की जो यूज एफिशिएंसी है वो 30 से 40% ही है, यानी कि बाकी जो 60% या 70% हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो वेस्ट चला जाता है, हमारी लागत उसके अंदर वेस्ट जा रही है। तो इसलिए हम उसको स्प्लिट डोज में अप्लाई करेंगे तो वो आपका धीरे धीरे आपकी फसलों को उपलब्ध होगा। इसके अलावा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर जैसे आपका नीम कोटेड, सल्फर कोटेड, इन फर्टिलाइजर्स को भी प्रयोग में लाया जाए ताकि धीरे धीरे आपकी मिट्टी में ये रिलीज होते हैं और पौधे को अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग होने में या फिर उसको उपलब्ध करवाने में सहायता उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ वाटर सेविंग इरिगेशन मेथड्स को भी प्रयोग में लाना जरूरी है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन के साथ आप लोग क्या करते हो, जब खेतों में डायरेक्टली फर्टिलाइजर्स को डाला जाता है तो उससे लीचिंग लॉस या रन ऑफ लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पर हम लोग ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्निक्स को यूज करते हैं तो उनके साथ
फर्टिगेशन भी कर सकते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स को भी उसके साथ में अप्लाई किया जा सकता है, या फर्टिलाइजर्स को रूट जोन में अप्लाई करेंगे तो वहां पर उनके लीचिंग लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसके साथ में आपका ग्राउंड वाटर के अंदर जो नाइट्रेट कंटेमिनेशन हो रहा है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा जब पानी भी डालते हो, जब वाटर आपका फ्लडिंग फॉर्म में डालते हो, तो वहां पर पानी धीरे धीरे लीचिंग लॉस के द्वारा आपका न्यूट्रिएंट्स या नाइट्रोजन को भी लेकर जाता है, जिससे आपकी मिट्टी के अंदर तो नाइट्रोजन कहीं ना कहीं लॉस तो हो ही रहा है, साथ में वो नीचे जाकर ग्राउंड वाटर को नाइट्रेट के द्वारा कंटेमिनेशन कर रहा है, जो कि आपका मिथेमोग्लोबिनिया नाम का जो एक बीमारी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो हमारे बच्चों में देखने को मिलती है, उसका एक मेन कारण बनता है। तो इसलिए इसको कम करना जरूरी है। और साथ में यहां पर आईसीआर के द्वारा रिकमेंड की जा रही है कि प्रिसिजन जो एग्रीकल्चर टूल है उनको प्रयोग में लाएं, और आपका लीफ कलर चार्ट्स को प्रयोग में ला सकते हैं। ड्रोन बेस्ड न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, ताकि फर्टिलाइजर्स की जो वेस्टेज है उनको कम किया जाए, उनका जो लॉसेस है उनको कम किया जाए, और कम से कम फर्टिलाइजर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हम लोग कर सकें। नेक्स्ट आपका है आईसीआर के द्वारा, जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच को भी फॉलो किया जा रहा है। केवल न्यूट्रिएंट अप्रोच नहीं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच भी, यानी कि हम यहां पर मिट्टी का जो डिग्रेडेशन है, लैंड का जो डिग्रेडेशन है, जिसके अंदर सॉइल और वाटर को कंजर्व करें, क्योंकि आज के समय जो हमारा मिट्टी का अपरदन हो रहा है, मिट्टी के अंदर जो इरोजन हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, ऊपरी सतह की मिट्टी बह के जा रही है। जो हमने पहले फर्टिलाइजर्स उसमें ऐड किए थे या मैन्योर ऐड की थी, उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट थे, वो बह के अब दूसरी जगह पे चले जाएंगे, और इस मिट्टी में हमें और ज्यादा न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे। इसलिए आपकी जो लागत है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर जरूरी है कि यहां आपका इन मिट्टी को भी, आपकी जमीन को भी, पानी को भी, इनको भी कंजर्व किया जाए, जिसके तहत हम वहां पर कुछ आपके बायो इंजीनियरिंग मेजर्स जैसे कि कॉन्टूर बंडिंग या वेजिटेटिव बैरियर्स या मल्चिंग, चेक डैम या आपकी ग्लेब प्लेजिंग जैसे आपके जो मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि इरोजन को कंट्रोल किया जाए। और इसके साथ साथ वाटरशेड अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हैं, जो एक आपका हाइड्रोजियोलॉजिकल आपका मेथड होता है, या कह सकते हो एक आपका यूनिट होता है, जिसके अंदर वाटर के साथ साथ जो बाकी आपके कंपोनेंट है उनको भी मैनेज किया जाता है, ताकि वहां पर पानी और मिट्टी को बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके, लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर सके, जिससे हमारी वाटर आपका जो है वो सॉइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सके, और इरोजन जो आपका हो रहा है उसको कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। तो ये इफेक्टिव तरीके हैं। इसके साथ आईसीआर के द्वारा फोकस किया जा रहा है कि माइक्रो इरिगेशन, इरिगेशन या आपका जो एक्सेसिव वाटर हम प्रोवाइड करवाते हैं वो ना किया जाए, जिससे हमारा जो वाटर लॉगिंग कंडीशन के साथ जो लीचिंग लॉस होता है, मिट्टी के अंदर पानी के साथ आपके न्यूट्रिएंट घुलकर नीचे की सतह में चले जाते हैं, वो ना जाए। तो इससे यहां पर आपकी लागत बढ़ती है, मेहनत भी बढ़ती है, और साथ में आपका जो प्रॉफिट या ये कह सकते हो लाभ प्रतिशत भी कम होता है। तो जरूरी है कि हम समेकित जो आपके यूज हैं उनको प्रयोग में लाएं। इसके साथ अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स हैं उनको फोकस हम लोग करेंगे। तो यहां पर क्या है, प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द नेशनल इंस्टीट्यूट लाइक नेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो आपका है, या ये कह सकते हो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग आपका जो है, माफी चाहता हूं, इसका पूरा नाम जो आपका होगा नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, इन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, और सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, और इसके साथ साथ आईसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्र, इन सभी को मिलाकर अब यहां पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे हमारी मिट्टी और आपके जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाया जाए, और किसानों को हम कैसे गाइड करें, उनको एजुकेट किया जाए, उनको एक इनफॉर्मल एजुकेशन के तहत उनको समझाया जाए, उनको आपके फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करवाए जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि आपके जो फर्टिलाइजर्स है उनका बेहतरीन प्रयोग जो है यहां पर हो सके। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किए जा रही है केमिकल फ्री जो आपकी फार्मिंग है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को फोकस किया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना, मिशन ऑफ वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति एंड नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, ये हमारे वो मिशन है, ये वो आपकी स्कीम्स है जिनके तहत आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए भारतीय सरकार कोशिश कर रही है कि जिसके अंदर केमिकल्स का बिल्कुल भी प्रयोग ना किया जाए। इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच फोकस ऑन द टेक्निक लाइक द जीरो टिलेज, मल्चिंग एंड द क्रॉप रोटेशन एंड प्रमोशन ऑफ द एनहेंस द सॉइल हेल्थ एंड प्रिवेंट इरोजन। अब यहां पर जीरो टिलेज के साथ क्या होता है कि हम मिट्टी को कम से कम आपका टिल करते हैं, मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि उसके अंदर आपका जो प्लांट रेजिड्यू प्रीवियस क्रॉप का था उसको एज इट इज मेंटेन रखा जाए, और उसी में डायरेक्टली आपकी सोइंग कर दी जाए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर्स के द्वारा। जैसे हम आज प्रेजेंट टाइम में आपको पता होगा आपकी राइस के फील्ड में डायरेक्टली सुपर सीडर्स के द्वारा आपकी सोइंग कर सकते हैं, गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, और उसमें जो प्रीवियस रेजिड्यू होता है वो सरफेस के ऊपर एज इट इज मेंटेन रखा जाता है, ताकि आपकी मिट्टी के ऊपर एक लेयर भी बनी रहे, आपका जो न्यूट्रिएंट्स आपका जो
प्लांट रेजिड्यू है वो ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करने का काम करे, जिससे हमारी सॉइल की जो प्राकृतिक क्षमता है वो उर्वरक क्षमता बढ़े। और साथ में ये भी जरूरी हो जाता है कि इससे हमारी मिट्टी के अंदर जो हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं उससे हमारी मिट्टी कमजोर होती है, उसके स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट पड़ता है, वो भी नहीं पड़ेगा। और यहां पर आपका प्राकृतिक जो उसका उर्वरक क्षमता है वो भी बढ़ने में हम लोग, या फिर उसके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी बढ़ाने में हम लोग सहायता कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ हम फोकस करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव आपका रन किया जा रहा है जिसके तहत आपका प्रमोट द बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हम पहले कोशिश करें कि भाई आपका जो न्यूट्रिएंट अप्लाई किया जा रहा है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, उसको हम एक बैलेंस फॉर्म में लेकर आए। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इनऑर्गेनिक हम लोग डाल रहे हैं, कंप्लीटली आपका ऑर्गेनिक डाल रहे हैं, एक प्रॉपर्ली आपका बैलेंस यूज किया जाए। उसके साथ सेकंड यहां पर फोकस किया जा रहा है बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग जो है वो किया जाए। और नेक्स्ट यहां पर है माइक्रो न्यूट्रिएंट एनरिच फॉर्मुलेशन को प्रयोग में लाया जाए। अलग अलग पॉलिसीज के तहत इनको फोकस किया जा रहा है। तो पहला यहां पर है प्रमोशन ऑफ बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसके तहत सॉइल हेल्थ कार्ड। अब देखो मिट्टी या मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसके तहत भारतीय सरकार ने फोकस किया है कि आपके 12 पैरामीटर्स की जांच की जाएगी। इसका गवर्नमेंट यहां पर इनिशिएटिव लेती है कि हम 2 से 3 साल के बाद आपकी मृदा का परीक्षण करवाएंगे। उसके तहत आपको एक मृदा का स्वास्थ्य पत्र आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें 12 पैरामीटर की जांच की जाती है। कौन कौन से पैरामीटर हैं आपके? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसके साथ आपका सल्फर, और यहां पर नेक्स्ट यहां पर फोकस किया जाता है जिंक, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज एंड कॉपर। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज एंड कॉपर। इसके साथ साथ में 3 फिजिकल पैरामीटर भी हैं, पीएच, ईसी एंड ओसी। अब पीएच का मतलब होता है मिट्टी के अंदर पीएच कितना है, सोइल एसिडिक है या फिर आपकी एल्कलाइन है, सैलाइन है। ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कार्बन कितना है उस मिट्टी के अंदर। तो यहां पर आपका हर क्रॉप के स्पेसिफिक आपके मिट्टी का एक प्रॉपर सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। उसमें इन न्यूट्रिएंट्स को चेक किया जाता है कि इनकी कितनी मात्रा ऑलरेडी उपलब्ध है और उसके अकॉर्डिंग गाइड किया जाता है, सुझाव दिया जाता है कि कितना हम न्यूट्रिएंट और डाल सकते हैं, जो हम लोग यहां पर आपका जो 4R मैंने आपको कहा था उनके तहत। तो इसमें आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तहत फोकस किया जाता है कि आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो भी हम लोग सोर्स आपके खेतों में प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको बेहतर तरीके से उपलब्ध करवाया जाए और कोशिश की जाए कि जितनी जरूरत है उतना ही डालें, क्योंकि एक्स्ट्रा डालने से या रिकमेंडेशन डोज से ज्यादा डालने से किसान की लागत बढ़ती है, उत्पादन में कोई भी फर्क आपका नहीं आएगा। क्योंकि मान के चलिए अभी आपको भूख केवल 2 चपाती की है और मैं अगर धक्के से आपको तीसरी चपाती खिला भी देता हूं तो वो तीसरी चपाती आपकी बॉडी के अंदर कोई आपका काम नहीं करेगी। हो सकता है कि ज्यादा खाने से आपके अंदर मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है कि उस एक्स्ट्रा रोटी खाने की वजह से आपको वोमिट भी हो सकता है, उल्टी आ सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। वैसे ही हमारी मिट्टी के अंदर हम जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को डालते हैं तो वो आपका पोल्यूशन कॉज करता है, आपके ग्राउंड वाटर में जाकर नाइट्रेट पोल्यूशन कॉज करेगा, आपके एनवायरमेंट में जाकर नाइट्रस ऑक्साइड या ग्रीन हाउस के गैसेस में काम करती है, या आपकी सॉइल के अंदर हो सकता है कि पीएच के अंदर कोई बदलाव करे जिससे हमारी मिट्टी आपकी खराब होती चली जाती है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एज पर द FCO 1985। अब देखो बायो फर्टिलाइजर मतलब जैव उर्वरक, जिनके अंदर क्या किया जाता है, आपका बायो फर्टिलाइजर्स में ऐसी फॉर्मुलेशंस होती हैं जिसमें हम आपके ऐसे जीवों को या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को प्रयोग में लाते हैं जो आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर हो सकता है, एजोस्पाइरलम हो सकता है, राइजोबियम बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो कि अलग अलग फसल के साथ आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक एसोसिएशन में या फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन को या बाकी न्यूट्रिएंट्स को ऐड ऑन करने का काम करते हैं। इसके साथ में फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर अघुलनशील फॉर्म के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट है उसको घुलनशील करके और पौधों को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट आपकी जो सोल्युबल अवेलेबल न्यूट्रिएंट करवाने वाली जो फॉर्मुलेशन है उनको भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो जहां पर कोशिश की जाती है, अच्छा एक प्रेजेंट टाइम में और भी फोकस किया जा रहा है कि जो बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत आ चुके हैं, जिससे यहां पर यह फोकस किया जा रहा है कि उनकी गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दिया जाए, यानी कि एक इफेक्टिव और अगर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होगा तभी वो काम कर पाएगा। अदरवाइज तो आप अगर कोई भी घोल देके किसान को दे दोगे, किसान तो बेचारा डाल देगा लेकिन उसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी मिट्टी के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स है उनको आपका उपलब्ध करवा के पौधों को आपका अवेलेबल करवाते हैं और उससे उत्पादन बढ़ाते हैं और हमारी जो निर्भरता है आपके उर्वरकों के ऊपर, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, उसको कम करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी प्रमोशन ऑफ बायो
बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक इनपुट। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बायो फर्टिलाइजर बहुत जरूरी है, जैव उर्वरक बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ आपके ऑर्गेनिक इनपुट्स को हम लोग कैसे फोकस करें, जिसके अंदर ग्रीन मैन्योर्स की बात आ जाती है, या हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऐड करने की बात आ जाती है, या हम लोग जो आपके डिफरेंट और जैसे कि आपको मैंने कहा था कि मल्चिंग वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं, सोइल को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां कोशिश की जा रही है कि भाई आपका परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत और इसके अलावा मिशन फॉर वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के तहत ये दो स्कीम क्या कर रही है, परंपरागत कृषि विकास योजना और आपकी मिशन फॉर वैल्यू चेन वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये दोनों ही स्कीम आपकी जो प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसानों की एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग, सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग तक में सहायता देती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। अब देखिए, जो परंपरागत कृषि विकास योजना है वो बाकी स्टेट्स में काम करेगी, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए आपकी ये स्कीम काम करेगी। तो यहां अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेजर फोकस किया जा रहा है कि जो ऑर्गेनिक क्लस्टर्स हैं उनको बनाया जाए, एफपीओज बनाए जाएं, और साथ में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इसमें सहायता प्रोवाइड करवाई जाए, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 31,500 रुपए प्रति हेक्टेयर 3 साल के लिए दिए जाते हैं आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, जिसमें से 15,000 रुपए तो इसलिए दिए जाते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, ताकि हम ऑन या ऑफ फार्म जो ऑर्गेनिक इनपुट है उनको परचेज कर सके, जैसे कि आपका बायो फर्टिलाइजर्स। तो यहां पर बायो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया गया। इसके अलावा जो मिशन फॉर वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, इसके तहत 46,500 रुपए दिए जाते हैं प्रति आपके 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर के आपका लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका 32,500 रुपए आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, अगेन वही आपकी जो इनपुट 15,000 की दी जा रही थी, सेम उसी तर्ज पर ये 32,500 रुपए इनपुट को परचेज करने के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत अगर हम बात करें तो लगभग 16.90 लाख हेक्टेयर एरिया को आपका ऑर्गेनिक लैंड में कन्वर्ट किया जा चुका है, और लगभग 28 लाख किसानों को फायदा पहुंच चुका है। और 2015-16 से 31 अक्टूबर 2025 तक की बात करें तो लगभग 2,535 करोड़ रुपए सेंट्रल शेयर के तहत इतना पैसा रिलीज किया जा चुका है, इतना बजट दिया जा चुका है। उसी के तहत अगर हम बात करें तो मिशन फॉर वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के तहत 2.36 लाख हेक्टेयर एरिया आपका डेवलप हो चुका है, और लगभग 2.7 लाख किसानों को फायदा इससे पहुंच चुका है 2015-16 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक। और आपकी इस स्कीम के तहत 1480 करोड़ रुपए तक का आपका जो फंड है वो रिलीज किया जा चुका है सेंट्रल शेयर के तौर पर। नेक्स्ट आपकी बात आती है जी गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम के तहत क्या कोशिश की जा रही है कि इसके अंदर जो आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बायोगैस एंड कंप्रेस्ड गैस। आपको पता होगा कि जो आपका हम कंप्रेस्ड गैस या बायोगैस बनाते हैं तो उस टाइम पर जो बाकी रिमेनिंग आपका वेस्ट बच जाता है, उस वेस्ट से ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर्स को तैयार किया जाए। अब ये जो वेस्ट है वो आपका हेल्प करेगा हमारी मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट को ऐड करने के लिए। तो ये एक प्रकार से अफोर्डेबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को किसानों तक पहुंचाने के लिए इस स्कीम के तहत भी कोशिश की जा रही है कि जो लिक्विड आपके फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं उनको उपलब्ध करवाया जाए। नेक्स्ट आपकी स्कीम है पीएम प्रणाम स्कीम, जिसको यह भी कहा जाता है कि इसके तहत कोशिश की जा रही है कि यूरिया के प्रयोग को कम से कम आपका मिनिमाइज किया जाए। तो पीएम जो आपकी प्रणाम स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी कि जो हमारी धरती मां है इसको हम कैसे नरिश कर सके, इसको हम कैसे रिस्टोर कर सके, क्योंकि अभी तक हमने बहुत ज्यादा इसको खराब कर दिया है, तो इसको वापस से दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके रिगार्डिंग आपके लोगों में अवेयरनेस जनरेट कर सके और इसको कैसे बेहतर तरीके से आपका तैयार किया जाए। तो पीएम प्रणाम स्कीम के तहत आपकी मास मूवमेंट के तहत स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलकर आपकी मदर अर्थ को बचाने के लिए प्रमोशन किया जा रहा है कि हम सस्टेनेबल और बैलेंस फर्टिलाइजर्स को प्रयोग में लाते हुए और इसके अलावा अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स या हमारे जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं उनको प्रयोग में लाते हुए आपकी खेती के उत्पादन को बढ़ाएं और आपकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको प्राकृतिक रूप से बढ़ाएं, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर उसको कम से कम किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए, न्यूनतम किया जाए, ताकि हम मिट्टी को बचा सके। क्योंकि यही मिट्टी ना कि केवल एक आपके फसल को उत्पादित करने में, पौधों को ग्रो करवाने में हेल्प करती है, बल्कि हमारे जीवन दान में इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम इसको धरती मां के नाम से जानते हैं। और आपने वो पुराने समय में तो गाने भी सुने होंगे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो वो इसी प्रकार से बने हैं। और इसी के कारण यहां पर हम इसके आज कह सकते हैं कि जो
इतना बड़ा हम लोग फसल उत्पादन कर पा रहे हैं वो भी इसी के दम पर है ना। तो इसी के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा कि कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट, आईसीआर के अंडर में क्या प्रमोट किया जा रहा है? तो आईसीआर प्रमोट कर रहा है जी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, मेनली जिसके तहत फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर जैसी जो आपकी ऑर्गेनिक इनपुट्स है उनको फोकस करके, और इसके साथ में ऑयल और कंसंट्रेटेड जो हमारे केक हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायोगैस वेस्ट हैं, इनको हम एग्रीकल्चर में यूज करें और इसका क्या फायदा हो सकता है उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन के तहत, पब्लिक कैंपेन के थ्रू तहत, ट्रेनिंग के तहत और मीडिया के तहत आपके किसानों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसान इसको प्रयोग में लाकर एक तो अपनी लागत को कम कर सके और दूसरा अपने प्रॉफिट परसेंट को बढ़ा सके, मिट्टी को बचा सके और एक पूरा आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके और अपनी ओवरऑल इनकम को इंक्रीज कर सके। इन ऑर्डर टू प्रमोट बायो फर्टिलाइजर यूज, द काउंसिल हैज डेवलप्ड इंप्रूव्ड एंड एफिशिएंट स्ट्रेन ऑफ बायो फर्टिलाइजर स्पेसिफिक टू डिफरेंट क्रॉप एंड सॉइल टाइप इन लिक्विड एंड पाउडर फॉर्म। यानी कि अब अलग-अलग जो आपके बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनको लिक्विड और पाउडर फॉर्म में अवेलेबल करवाया जा रहा है, सहूलियत के अनुसार, जैसे भी आपका यहां पर किसान के लिए बेहतर हो और आपकी फसल के अकॉर्डिंग उसमें एक बेहतर आपका यूज किया जा सके। बायो फर्टिलाइजर फॉर फॉस्फोरस solubilizing bacteria, nitrogen fixation, potassium and zinc solubilization and the foster composition of the organic waste suitable for the different crop across the country are being developed and the commercialized। अब यहां पर क्या किया जा रहा है कि जो बायो फर्टिलाइजर्स है उनको प्रयोग में लाया जा रहा है, किसके लिए? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक तो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हो सकते हैं, फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमारे ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट करके और उसको जो है आपका एक प्रकार से ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर सके और एक आपकी बेहतरीन मिट्टी को जो है आपका प्रोड्यूस कर सके। साथ में यहां पर कोशिश की जा रही है प्रमोशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एनरिचमेंट फॉर द फॉर्मुलेशन। अब देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट एनरिचमेंट फॉर्मुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको कहा, इसके अंदर फोकस किया जा रहा है जैसे न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है आपके फॉस्फेट या आपके पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के लिए, जिसके तहत एडिशनल सब्सिडी आपकी 500 रुपए प्रति मैट्रिक टन और 300 रुपए प्रति मैट्रिक टन यहां पर जो है अगर हम इसमें पोटेशियम और आपके फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स के अंदर जिंक और बोरॉन माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं तो इसके तहत इनको एडिशनल आपकी सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है इंडस्ट्रीज को, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली तो नहीं मिलता किसानों को लेकिन इनडायरेक्ट रूप से मिलता है। इसके अलावा आईसीआर जो है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन में कोशिश कर रही है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की फॉर्मुलेशन को तैयार किया जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट एनरिच्ड कंपोस्ट को तैयार किया जाए, बायो फर्टिलाइजर्स आपकी तैयार किए जाए, ताकि फील्ड लेवल पर किसानों को ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, क्योंकि आज हमारी मिट्टी में केवल एनपीके ही कम नहीं है, इसके अलावा जिंक, आयरन, बोरॉन, इन न्यूट्रिएंट की भी हमारी भारतीय मिट्टी में काफी कमी देखने को मिलती है, लेकिन किसानों को जानकारी ना होने के कारण ये केवल यूरिया और डीएपी ही खेतों में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से एक आपका इम्बैलेंस हो चुका है या ये कह सकते हो कि अनियमितता आ चुकी है। अब यहां पर एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है और असंतुलन होने के कारण मिट्टी के अंदर आपका बेहतरीन और एक अच्छी फसल उत्पादित नहीं हो पाती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं हो पाती है और उसके लिए जरूरी है कि एक संतुलन बनाया जाए और उसी संतुलन के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि भाई यहां पर आपका जैसे आईसीआर इंस्टीट्यूट की मैंने बात की तो इन फॉर्मुलेशंस को तैयार किया जाए जिसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी किसानों तक पहुंचे, वो भी किसान खेतों में प्रयोग में लाए और एक संतुलन आपका फर्टिलाइजर या उर्वरकों का प्रयोग खेतों में किया जाए बेहतरीन उत्पादन के लिए, लागत को कम करने के लिए और आपके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। इसके तहत गवर्नमेंट यहां पर कोशिश कर रही है जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम एंड द स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड सिंस द 2014-15 टू प्रोवाइड द सॉइल हेल्थ कार्ड फॉर ऑल फार्म होल्डिंग टू प्रमोट द बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल फर्टिलिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया या फिर बाकी स्कीम्स हो गई, इनके तहत मेन टारगेट यही है कि एक बेहतरीन आपका संतुलन प्रयोग जो है आपके फर्टिलाइजर्स का उर्वरकों का किया जाए। सोइल सैंपल आर प्रोसेस्ड एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड एनालाइज फॉर द पैरामीटर सच एज, तो मैंने आपको कहा कि सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर आपका सोइल सैंपल लिया जाता है किसानों के खेतों से और उसके साथ यहां पर सोइल की यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य की जांच की जाती है और किसानों को आपका 3 साल के उपरांत एक आपका सोइल का स्वास्थ्य यहां पर कार्ड दिया जाता है और यहां अगर हम बात करें तो 2014-15 से लेके लगभग 25.61 करोड़ सोइल हेल्थ कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है किसानों तक यानी कि पूरे देश के अंदर और लगभग 8,302 सोइल टेस्टिंग लैब बनाई जा चुकी हैं जिनमें से 1082 स्टैटिक सोइल लैब है, 163 आपकी मोबाइल टेस्टिंग लैब है, 6,376 आपकी मिनी सोइल टेस्टिंग लैब है और 681 आपकी विलेज लेवल सोइल टेस्टिंग लैब है जो कि आपकी ऑल ओवर कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश की गई है। इसके अलावा स्टेट सोइल लैब की बात करें तो लगभग 1020 स्कूल के अंदर मिनी सोइल लैब आपकी बनाई जा चुकी हैं जिनके तहत किसानों को तो ठीक है लेकिन इसके साथ साथ जो
बच्चे हैं उनको भी सिखाया जाए कि कैसे यहाँ पर मिट्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं और उनकी कमी होने के ऊपर हम क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे आपका आने वाले समय में एक बेहतरीन अवेयरनेस कैंपेन के तहत आपका जो है सभी को जागरूक किया जा सके। और लगभग 93,700 इस स्कीम के तहत 1970 करोड़ रुपए का फंड अभी तक रिलीज किया जा चुका है और 93,781 किसानों को ट्रेनिंग और लगभग 6.8 लाख डेमोस्ट्रेशन और लगभग 7,425 किसानों को किसान मेला और कैंपेन चलाए जा चुके हैं सोइल हेल्थ कार्ड को रिकमेंड करने के लिए और किसानों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए। आईसीआर के द्वारा अलग अलग, जैसे मैंने आपको कहा कि सोइल हेल्थ कार्ड के अलावा अगर हम बात करें तो मृदा परिरक्षक लैब और इसके साथ साथ पूसा एसटीएस मीटर जो कि रैपिडली आपकी मिट्टी की जांच करता है, फील्ड लेवल टेस्टिंग जिसके तहत आपकी मिट्टी को जांच किया जाए और उसी समय पर आपकी किसानों को इसके बारे में जानकारी दी जाए कि कौन से न्यूट्रिएंट आप लोग खेतों में डाल रहे हो और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम और क्या समस्याएं हो रही है और आप कौन कौन से न्यूट्रिएंट को डालकर अपने खेत के अंदर उपज को बढ़ा सकते हो जिससे आपकी लागत कम हो सके। आईसीआर के द्वारा सोइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी को भी यहां पर इनेबल किया गया है जो कि आपका ये कह सकते हो कि कॉन्टैक्टलेस और सेंसर बेस्ड असेसमेंट करता है, सोइल की मिट्टी की जांच करता है और मिट्टी के अंदर देखो जरूरी होता है कि मिट्टी की ना कि आपकी केवल और केवल न्यूट्रिएंट की जांच की जाए, उसमें सोइल की जो फिजिकल, सोइल की केमिकल और सोइल की बायोलॉजिकल तीनों प्रॉपर्टीज को एक बैलेंस और संतुलन रूप में हम कैसे रख सकते हैं और उसमें कौन कौन सा नुकसान हमें हो रहा है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा आपको यहां पर जो है कोशिश की जा रही है आईसीआर के द्वारा या रिसर्च साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आईसीआर ने यहां पर आईसीआर इज डेवलपिंग सोइल बेस्ड सोइल टेस्ट बेस्ड fertilizer recommendation for major crop across the different agroclimatic zones and ensuring the precise and crop specific nutrient application. These interventions along with the expansion of soil testing laboratory and mobile testing facilities and digital advisory system under the soil health card program aim to provide farmers with the timely and accurate guidance for the sustainable and the soil health management nationwide. अब यहां पर यह बात की जा रही है कि भाई कोशिश की जाए कि किसानों तक एक बेहतर जानकारी के तहत हमारी मिट्टी यानी कि जो सोइल हेल्थ कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य पत्र है, इसके अलावा जो है यहाँ पर और इनिशिएटिव्स हैं या लीफ कलर चार्ट है, तो इनके तहत मेनली यही कोशिश की जा रही है कि एक बेहतरीन जानकारी किसानों तक पहुंचे, किसान केवल उर्वरकों का प्रयोग करना बंद करे, वो एक प्रकार से जो हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको प्रयोग में लाए और इसके साथ यहाँ पर मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में अगर हम किसानों को बताएंगे, उनको समझाएंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे तो जिससे वो बेहतरीन जानकारी लेकर और ज्यादा बेहतर उत्पादन भी कर सकते हैं और हमारा जो पर्यावरण है हम उसको भी बचा सकते हैं। अब देखो कई बार ना इन बातों को जब किया जाता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केवल किसानों की ही जिम्मेदारी थोड़ी ना है, बाकी इंडस्ट्रीज का क्या करेंगे, बाकी लोगों का क्या करेंगे। देखो मेरा यह मानना है कि हमें कम से कम अपने आप को बदलना जरूरी है और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। लगभग 48% या 47% पॉपुलेशन आज एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। हम अगर आज से अपनी मुहिम को स्टार्ट करेंगे तो हम कम से कम अपने खेतों को तो बचा पाएंगे, हम अपनी जनरेशंस को तो बचा पाएंगे। हाँ, इसके अलावा सरकार को भी जो आपका यहां पर जैसे अरावली जैसे पहाड़ों को लेकर जो डेफिनेशंस में बदलाव करना पड़ता है उनको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। बाकी आज के लिए हमारा सेशन इतना ही था कि किस प्रकार से हम एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट अप्रोच के तहत हमारी मिट्टी को बचा सकते हैं और उसमें कैसे बेहतरीन उर्वरकों का प्रयोग करते हुए हमारी मिट्टी को ना कि केवल बचा सकते हैं बल्कि आपके प्रोडक्शन को भी आपका सस्टेनेबल इंक्रीज कर सकते हैं पर्यावरण को बचाते हुए। बाकी आपको आज का सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के और अपडेटेड कंटेंट और जो आपका जानकारी है या एग्रीकल्चर करंट अफेयर है उसको जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम एग्रीकल्चर के डिफरेंट कोर्सेज को लेकर आ रहे हैं जो आपके एएफओ, एडीओ या फिर अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, तो उनसे जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए कांटेक्ट नंबर पे। जय हिंद, जय भारत।